महता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर यानी कृषि पूर्ण हो चुकी थी। इसके साथ हम राजस्थान में सिंचाई के क्या क्या साधन है, जिसमें से हमने यानी प्रमुख रूप से कुओं के द्वारा सिंचाई, नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, सिंचाई के साधन है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर यानी कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिसमें से यदि हम प्रमुख रूप से देखें तो चंबल परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड सॉरी बीए पार्ट सेकंड के साथ ये टॉपिक एमए ज्योग्राफी में भी लगता है। तो बीए पार्ट फर्स्ट और एमए ज्योग्राफी के साथ विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे देखें तो ये सभी क्लासों के लिए है, लेकिन बीए पार्ट सेकंड और एमए ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से यानी उपयोगी है। हम इसमें अध्ययन करेंगे कि इंदिरा गांधी नहर, जिसको पहले कहते थे राजस्थान नहर, का निर्माण कब हुआ, इसमें किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से सिंचाई की जाती है, और इसकी प्रमुख लिफ्ट नहरों का और प्रमुख रूप से क्या है यानी इनकी शाखाओं का अध्ययन करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर, जिसको पहले कहते थे राजस्थान नहर, तो राजस्थान नहर इससे पूर्व गंग नहर बनी थी 1927 में। तो उसकी प्रेरणा से तत्कालिक जो बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की जो मरुधरा थी उसमें पेयजल, सिंचाई और विभिन्न प्रकार के क्या है यानी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और यहाँ के खनिज संसाधनों के दोहन यानी बहुत से उद्देश्यों को लेकर एक दीर्घकालीन सोच के साथ क्या है इस नहर का निर्माण के लिए एक प्रारूप मुख्य रूप से बनी। इस प्रारूप के अंदर यदि हम देखें तो इसका यानी ये जो नहर है इसको मुख्य रूप से यथार्थ धरातल पर लाने का जो कार्य किया, वो कार्य किया तत्कालीन बीकानेर रियासत के योजनाकार थे कंवर सेन। कौन थे? कंवर सेन। और कंवर सेन तत्कालिक यानी बीकानेर रियासत के यानी इंजीनियर थे, जिन्होंने यानी मुख्य रूप से एक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता नामक एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक में यानी मुख्य रूप से क्या है किस तरीके से इस मरुधरा को हरा भरा बनाया जा सकता है, यहाँ के लोगों की पेयजल की यानी जो समस्या थी उससे निजात दिलाई जा सकती है। तो उसी की तर्ज पर क्या है उन्होंने 1948 में यानी बीकानेर रियासत को यानी संबोधित करते हुए बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता नामक पुस्तिका में यानी इसका विवेचन किया और महाराजा को सौंपी। और उन्होंने क्या किया, बाद में भारत सरकार से इससे संपर्क किया और उसमें क्या किया गया कि
भारत के अंदर यानी सिंधु जल समझौते के तहत भारत में जो सतलुज यानी 4 दक्षिणवर्ती नदियां थी वो भारत के हिस्से में आई थी, और उसका जो वर्षा का जो अतिरिक्त जल है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर यानी लाकर और राजस्थान की इस मरुधरा को हरा भरा करने के लिए एक परियोजना लाएगी, जिसके तहत किया गया कि 1952 के अंदर हैरीके बैराज बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो राजस्थान नहर की जो रूपरेखा बनी वो मुख्य रूप से क्या है, हैरीके बैराज से लेकर यानी मोहनगढ़ तक यानी इस प्रारूप बनाया गया, और जिसके तहत क्या है यानी वर्षा के अतिरिक्त जल को यानी पश्चिमी राजस्थान के मरुधरा को हरा भरा करने के लिए, इसके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, वृक्षारोपण या हरित पट्टिका के विकास के लिए, या चारागाह विकास करने के लिए, या जो अन्य जो मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए कई प्रकार के यानी बहुत से उद्देश्यों को लेकर इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो इसका निर्माण कार्य तत्कालीन उसमें के गृह मंत्री थे यानी गोविंद वल्लभ पंत ने क्या है, इंदिरा गांधी नहर का यानी यूं कहें कि आधारशिला रखी। आधारशिला कब रखी, यानी 31 मार्च 1958 को, यानी हैरीके बैराज से यानी मसीतावाड़ी हेड तक इसको यानी प्रथम चरण के अंदर बनाया गया। और इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 चरणों में ये मुख्य रूप से नहर है वो यथार्थ धरातल पर यानी आज भी इसका विकास कार्य चल रहा। विभिन्न यानी विश्व बैंक और विभिन्न संगठनों के सहयोग से इस निर्माण कार्य मुख्य रूप से क्या है इसका अभी भी चल रहा है। तो यदि हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो उससे पूर्व मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं कि राजस्थान के अंदर यदि हम देखें सिंचाई का प्रमुख यानी स्रोत यदि हम बात करते हैं कुएं नलकूप के बाद नहरों का स्थान आता है। और नहर के अंदर यदि हम देखना चाहें तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी उसको आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। किनको, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। और ये कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर टिप्पणी लिखी है, तो उसके अंदर भी इस तरीके के यानी कोटेशन के माध्यम से हमें यानी मुख्य रूप से इसका विस्तारित रूप दे सकते हैं। तो उन्होंने तत्कालीन समय में जब देश आजाद हुआ तो उस परिस्थितियों के अंदर यानी खाद्यान्न की समस्या थी, तो उन खाद्यान्न की समस्या के लिए यानी इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में यानी नदियों पर यानी बांधों के निर्माण के माध्यम से और नहरें निकालकर यानी सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए यानी जो परियोजना बनाई, और उसमें बहुत से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण कार्य यानी प्रारंभ हुआ। और आज भी हम देखें तो आज भी यानी मुख्य रूप से इस प्रकार की कई परियोजनाएं यानी वर्तमान में भी चल रही है। तो हम देखें इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, तो इसका पहले नाम था राजस्थान नहर, यानी जब 31 मार्च 1958 को हैरीके बैराज से इसका उद्घाटन किया गया गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, उसमें इसका नाम राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। ये चूंकि राजस्थान की मरुधरा को हरा भरा करने में इसकी महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के 8 राज्यों के अंदर यानी 8 जिलों में प्रमुख रूप से इस परियोजना से यानी सिंचाई होती है, साथ में पेयजल सुविधा भी मिलती है। यदि हम मैप के अंदर देखना चाहें तो अपने यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ इधर हम आते हैं, चूरू के अंदर आ जाते हैं, इधर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, नागौर, इन 8 जिलों को प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा नागौर यानी इसके अंदर बात करते हैं झुंझुनू के अंदर इस परियोजना के द्वारा आपनी योजना जो विशेष रूप से क्या है चूरू और झुंझुनू
जिलों में अपनी परियोजना के माध्यम से क्या है यानी पेयजल की व्यवस्था भी इस योजना के तहत की गई थी। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो मुख्य रूप से 2 चरणों में बनाई गई थी। एक में तो मुख्य फीडर नहर जो यानी हरिके बैराज से मसीताड़ी हेड तक इसको पैक करके यानी 204 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यानी मुख्य फीडर नहर बनाएगी। और मुख्य फीडर नहर यदि हम मैप में देखना चाहें तो हरिके बैराज से यापुर आ जाता है मसीतावली हेड। तो मसीतावली हेड तक यानी हम देखें तो इसकी कुल लंबाई थी 204 किलोमीटर और 204 किलोमीटर में से यदि हम देखें तो 169 किलोमीटर यह नहर थी पंजाब और हरियाणा के अंदर और शेष नहर है जो 35 किलोमीटर वो राजस्थान में थी। तो मसीतावली हेड तक मुख्य रूप से क्या है इसका निर्माण कार्य किया गया। तो निर्माण कार्य मैंने बता दिया 2 चरणों में इसमें संपन्न हुआ। तो पहले चरण में तो यानी इसका जब उद्घाटन हुआ 31 मार्च 1958 को उसमें के बाद से लेकर यानी 204 किलोमीटर की लंबी फीडर नहर बनाएगी। इसके अलावा यानी मसीतावली हेड से मोहनगढ़ तक जो 4 यानी आगे की जो नहर थी उस नहर में से 189 किलोमीटर नहर यानी 189 किलोमीटर लंबाई की नहर का निर्माण भी प्रथम चरण के अंदर यानी किया गया। इसके अलावा यदि बात करते हैं 3136 किलोमीटर की जो वितरिकाएं थी या जो उपशाखाएं थी उसका भी निर्माण का कार्य यानी प्रथम चरण के अंदर प्रमुख रूप से क्या है किया गया। तो इस प्रकार हम देखें तो प्रथम चरण के अंदर यानी इसके अंदर एक तो फीडर नहर बनाएगी जो 189 किलोमीटर थी यानी फीडर नहर 204 किलोमीटर थी जिसमें से 169 किलोमीटर थी पंजाब हरियाणा में, बाकी 35 किलोमीटर राजस्थान में थी और राजस्थान में मसीतावली हेड तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है जिसमें 169 किलोमीटर यानी पंजाब हरियाणा में, 35 किलोमीटर राजस्थान में थी। इसके बाद मसीतावली हेड से लेकर 189 किलोमीटर की लंबाई के अंदर प्रथम चरण का कार्य किया गया। इसके तहत 3136 किलोमीटर की लंबाई में नहर और मुख्य रूप से क्या है लिफ्ट नहरों का निर्माण का कार्य इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है किया गया। इसके बाद यदि हम द्वितीय चरण की यदि हम बात करते हैं तो द्वितीय चरण के अंदर इसके अंदर यानी 256 किलोमीटर के यानी सेकंड चरण था उसमें जो मुख्य नहर 256 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यानी ये मोहनगढ़ तक ये नहर का कार्य है वो मुख्य रूप से संपन्न हुआ। इसके अलावा 5126 किलोमीटर यानी 5126 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यानी मुख्य रूप नहर की शाखाएं और मुख्य रूप से क्या लिफ्ट नहरों का निर्माण का कार्य वो यानी किया गया और इसका निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है। वर्तमान में देखें तो इंदिरा गांधी नहर के अंदर यानी 9 तो क्या है शाखाएं हैं और इसके अलावा आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर के अंदर 9 लिफ्ट नहरें जिसमें 7 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 1 का निर्माण कार्य अभी जारी है और 1 अभी प्रस्तावित है। तो उनमें कौन कौन सी है इनके बारे में भी हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर थी, 169 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में और बाकी 35 किलोमीटर राजस्थान में। इसके अलावा देखिए 189 किलोमीटर प्रथम चरण में बनाएगी, 256 किलोमीटर है द्वितीय चरण के अंदर। तो नहर की कुल लंबाई होगी यानी हम बात करते हैं 445 किलोमीटर लंबाई। इसके अलावा 204 किलोमीटर लंबी यानी क्या थी फीडर नहर बनाई गई थी। तो इस प्रकार हम देखें तो इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर यानी इस फीडर नहर हरिके बैराज से लेकर यानी मोहनगढ़ तक, बाद में इसको क्या है गडरा रोड तक यानी प्रमुख रूप से क्या है बढ़ा दिया गया। तो ये जो वितरिका बनी इसकी लंबाई यदि हम देखना चाहें तो ये 165 किलोमीटर यानी 165 किलोमीटर की लंबाई मोहनगढ़ से गडरा रोड तक इसको यानी बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यानी राजस्थान की मरुधरा की काया पलट कर दी। इसलिए इस नहर को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे इसको कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा,
राजस्थान की मरुगंगा किसको कहा जाता है? राजस्थान नहर को कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। जीवन रेखा के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। और राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो सवर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान की यदि हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर ने यानी पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर पर यदि गंगानगर से लेकर जैसलमेर बाड़मेर तक न केवल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है, बल्कि इस क्षेत्र के अंदर जो पेयजल की जो समस्या थी उस समस्या से निजात मिला है। दूसरा, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीकरण विस्तार हो रहा था, तो उसके अंदर भी हरित पट्टिका का विकास कर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से क्या है, मरुस्थलीकरण के विकास में इसका योगदान है। चारागाह विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा कुछ शाखाओं में विद्युत का उत्पादन भी इसके अंदर किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में मत्स्य पालन भी इसके अंदर किया जाता है। तो वृक्षारोपण कार्यक्रम है और पेयजल उद्योगों को, यानी पश्चिमी राजस्थान में खनिज संसाधन थे लेकिन जल के अभाव के कारण उसका दोहन नहीं हो रहा था, तो उसके अंदर तो इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान के अंदर यानी विकास कार्य में इस नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम डिस्कस करेंगे तो राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें कौन कौन सी लिफ्ट नहरें, कितनी लिफ्ट नहरें, तो मैं पहले बता दूं लिफ्ट नहरों से तात्पर्य जो मुख्य रूप से जो गंगानगर हनुमानगढ़ से होकर आई, तो ये जो इसका जो बायां तट है वो प्रमुख रूप से क्या है, यानी उबड़ खाबड़ ऊंचा है और ऊंचाई स्थित होने के कारण वहां की भूमि को सिंचित करने के लिए जल को ऊंचा उठाकर लिफ्ट नहरों के माध्यम से क्या है, यहाँ सिंचाई की सुविधा है वो प्रमुख रूप से उपलब्ध करवाई गई। तो इस डायग्राम से भी हम मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ से हरिके बैराज से मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर निकालेगी उसको, यानी मसीतावाड़ी हेड तक 204 किलोमीटर, उसके बाद यानी ये गडरा रोड बाड़मेर तक मुख्य रूप से क्या है ये नहर है। इसके अंदर यानी बायां तट है उसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, यानी लिफ्ट नहरें बनाई गई है। दाएं तट पर प्रमुख रूप से क्या है, यानी क्या बनाई गई है, नहर की शाखाएं हैं। तो इसकी एक मात्र शाखा जो रावतसर शाखा है वो इसके बाएं तट पर है, बाकी सारी की सारी शाखाएं इसके यानी दाहिने तट के ऊपर स्थित है। तो अब हम सर्वप्रथम यानी इंदिरा गांधी नहर की यानी जो 9 शाखाएं थी, 9 लिफ्ट नहरें हैं, उन 9 में 7 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, एक का निर्माण कार्य जारी है और एक प्रस्तावित है। तो इससे संबंधित सीधा 2-2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या कॉम्पिटेंस एग्जाम में इसके उपनाम भी प्रमुख रूप से क्या है पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले इनका यानी देखते हैं कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं और मैप के अंदर भी उसका अवलोकन करेंगे। तो देखिए यानी सबसे पहले लिफ्ट नहर आ जाती है नोर सावा लिफ्ट नहर। तो नोर सावा लिफ्ट नहर इसको यानी चौधरी यानी कुंभाराम के नाम पर, यानी जो हनुमानगढ़ के प्रमुख यानी एक किसान थे और उन्होंने मुख्य रूप से इस नहर के विकास कार्य के अंदर यानी वहां उस क्षेत्र के अंदर किसानों के विकास कार्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो उसी के याद में इसका नाम कर दिया चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है या नोर शावा लिफ्ट नहर है, वो मुख्य रूप से यदि हम देखें मैप के अंदर यानी ये हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू 3 जिलों के अंदर प्रमुख रूप से इसमें पेयजल की यानी जो आपणी योजना थी वो आपणी योजना के माध्यम से यानी इन 3 जिलों के अंदर पेयजल की जो विकट समस्या थी उसको निजात दिलाने में इस यानी लिफ्ट नहर नोर सावा लिफ्ट नहर या इसका नाम है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का महत्वपूर्ण योगदान था। और इसके अंदर यदि हम देखें तो लिफ्ट नहर और इनकी शाखाओं सहित यदि हम लंबाई देखें तो इन सभी लिफ्ट नहरों में सर्वाधिक लंबाई 666 किलोमीटर की लंबाई में यानी ये नोर सावा लिफ्ट नहरें है। तो ये 666 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैली हुई है और इसके अंदर विशेष रूप से सिंचाई की बात करें तो हनुमानगढ़ और चूरू की यानी
क्षेत्र के अंदर इसके अंदर पेयजल की और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो अपनी योजना इन पर चलाएगी, जिसमें मुख्य रूप से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू 3 जिलों के अंदर इस पेयजल की सुविधा उपलब्ध इसके अंदर करवाएगी। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो दूसरी आ जाती है कौन सी, इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो बीकानेर लोणकरणसर लिफ्ट नहर। तो बीकानेर जो लोणकरणसर लिफ्ट नहर है, वो यदि हम बात करते हैं सभी लिफ्ट नहरों में, इस लिफ्ट नहर की लंबाई सर्वाधिक 151 किलोमीटर है। नहर की यदि बात करते हैं तो इनमें भित्रिकाओं सहित सबसे लंबी नदी है, नहर है, लिफ्ट नहर है, यानी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। और वैसे देखें तो बीकानेर लोणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसका यानी वो कवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से भी क्या है, उसको उपनाम से जाना जाता है, जो 151 किलोमीटर यानी लंबाई के अंदर है। और ये हम देख रहे हैं तो ये यानी गंगानगर और बीकानेर जिलों के अंदर यानी सिंचाई की सुविधा, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने में इस लिफ्ट नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी जो लिफ्ट नहर आ जाती है, जिसको कहते हैं गजनेर लिफ्ट नहर। तो गजनेर जो लिफ्ट नहर है, उसको वहां के स्थानीय नेता पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट के नाम पर इसका नहर का नाम कर दिया गया, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तो ये बीकानेर के अंदर मुख्य रूप से क्या है, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करने में इस नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद चौथी जो लिफ्ट नहर की हम बात करते हैं तो ये आ जाती कोलायत लिफ्ट नहर, यानी 1 नंबर 2 3 और 4। तो यानी ये बीकानेर के अंदर यानी जो कोलायत क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर यानी कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से डॉक्टर कर्ण सिंह के नाम पर इसका नहर का नाम रख दिया गया, कर्ण सिंह लिफ्ट नहर के रूप में जानी जाती है। तो चौथी नहर कौन सी होगी, डॉक्टर कर्ण सिंह लिफ्ट नहर, या इसको कहते हैं कोलायत लिफ्ट नहर। तो इसके उपनाम पूछे जाते हैं कि कोलायत लिफ्ट नहर का यानी किस नाम से जाना जाता है, तो कर्ण सिंह लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाती है बागड़सर लिफ्ट नहर। कौन सी, बागड़सर लिफ्ट नहर आ जाती है। और बागड़सर लिफ्ट नहर के अंदर देखें तो वहां के यानी स्थानीय यानी लोग देवता हुए हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर इसका यानी नहर का नामांकन कर दिया गया, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। उसका नाम क्या है वैसे, बागड़सर लिफ्ट नहर, जो यानी ये भी प्रमुख रूप से बीकानेर और जोधपुर के अंदर प्रमुख रूप से इस लिफ्ट नहर के द्वारा पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद हम पांचवी बात करते हैं तो फलोदी लिफ्ट नहर। कौन सी, फलोदी लिफ्ट नहर, या जिसको कहते हैं वहां के यानी प्रमुख संत रहे गुरु जम्बेश्वर, तो उसके नाम पर इसका नामांकन कर दिया गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर। तो ये यहाँ मैप में आ जाती है फलोदी लिफ्ट नहर, जो मुख्य रूप से क्या है यानी जैसलमेर और जोधपुर जिलों के अंदर पेयजल की यानी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो नहर आ जाती है यानी जो पोकरण लिफ्ट नहर। पोकरण जैसलमेर में, और ये हम देखते हैं पोकरण लिफ्ट नहर जो जैसलमेर और जोधपुर 2 जिलों में से होकर यानी प्रवाहित होती है। और पोकरण लिफ्ट नहर का वहां के प्रमुख नेता जयनारायण व्यास के नाम पर इसका नाम रख दिया, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो ये 7 नहरें तो मुख्य रूप से क्या है, इसका निर्माण कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। और 8वीं नहर है वो अभी निर्माण कार्य जारी है, और उस नहर का नाम है गडरा रोड लिफ्ट नहर। तो रामगढ़ से गडरा रोड तक जो नहर का आगे बढ़ाया गया, जो 165 किलोमीटर की लंबाई में है, और इस गडरा रोड लिफ्ट नहर का नामांकन कर दिया राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी, रुणेचा जी, रामदेव जी के नाम पर, जहां रुणेचा में धाम उसके नाम पर बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, जो राजस्थान की लिफ्ट नहरों में सबसे नवीनतम लिफ्ट है, गडरा रोड लिफ्ट नहर, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर।
तो ये मोहनगढ़ से गडरा रोड तक प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। देखिए ये 9 तो लगभग क्या है पूर्ण 8 पूर्ण होने पर एक अभी भी प्रस्तावित है, तो उसका अभी कार्य नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में होगा। तो उसमें को प्रस्तावित नहर कौन सी है, जैसलमेर लिफ्ट नहर, यानी जैसलमेर के अंदर एक लिफ्ट नहर बनाई जाएगी और उसी का नाम रखा गया है भैरुदान चालानी लिफ्ट नहर। कौन सा, भैरुदान चालानी लिफ्ट नहर। तो इस प्रकार हम देखें तो राजस्थान की जो यानी राजस्थान नहर है, जिसको 1984 के बाद इंदिरा गांधी की स्मृति में इस नहर का नामांकन रख दिया, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो पहले जो राजस्थान नहर के नाम से जाने जाते थे। तो इसके अंदर वर्तमान में देखें तो 8 लिफ्ट नहरें हैं, 9वीं अभी का निर्माण कार्य, 8वीं का निर्माण कार्य जारी है, जिसका बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, और 9वीं जो लिफ्ट नहर है वो प्रस्तावित है अभी, जो जैसलमेर लिफ्ट नहर के या भैरुदान चालानी लिफ्ट नहर के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हो गया मुख्य रूप से क्या है लिफ्ट नहरें। इस लिफ्ट नहर को एक बार पुणे मैप के अंदर देख लेते हैं। देखिए एक तो ये फर्स्ट आ जाती है लोअर शावा लिफ्ट नहर, जिसको कुमारा मारिया लिफ्ट नहर के रूप में जाना जाता। दूसरी लिफ्ट नहर बीकानेर लोणकरण लिफ्ट नहर, जिसको करणी से लिफ्ट नहर के रूप में जाना जाता है। तीसरी बीकानेर में गजनेर लिफ्ट नहर, जिसको पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से क्या है बीकानेर और नागौर 2 जिलों के अंदर यह इससे सिंचाई होती है। चौथा कोलायत जो बीकानेर के अंदर है, उसी का नाम रख दिया गया डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। इसके अलावा बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसको वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के रूप में जाना जाता है। पोकरण लिफ्ट नहर, जिसको जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर के रूप में जाना जाता है। और बाकी मोहनगढ़ से गडरा रोड तक है गडरा रोड लिफ्ट नहर भैया बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। इसके अलावा जैसलमेर लिफ्ट नहर भी प्रस्तावित है, जिसको भैरुदान चालानी लिफ्ट नहर के रूप में जाना जाता है। तो ये तो होगी कौन सी लिफ्ट नहरें। इसके अलावा प्रमुख शाखाएं हैं। देखिए इन लिफ्ट नहरों के द्वारा जब इंदिरा गांधी नहर से यानी 7.59 टीएमसी जो वर्षा का जो अतिरिक्त जल था, जो पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई और पेयजल की सुविधा के लिए प्रमुख रूप से लाया गया था, तो उसके अंदर यानी 30% जल तो इसके द्वारा उपयोग किया जाता था और 70% जल है वो यानी इंदिरा गांधी नहर की मुख्य शाखाओं के द्वारा इसका यानी सिंचाई और पेयजल में उपयोग किए जाने की बात रखी गई थी। तो इसमें 9 शाखाएं कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 9 शाखाएं, जिसमें यानी लगभग यदि हम बात करते हैं 8 शाखाएं तो इसके यानी दाएं तट पर, और एक शाखा है बाएं तट पर इसके अंदर निकाली गई है, जो है रावतसर शाखा है, वो इसके बाएं तट पर है, यानी लिफ्ट नहर बाएं तट पर है, और जो मुख्य रूप से क्या है यानी शाखाएं हैं वो दाएं तट पर है, लेकिन एक शाखा रावतसर शाखा इसके बाएं तट से निकाली गई है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं ये 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 अपने मैप में देखते हैं रावतसर शाखा, जो यानी हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील के अंदर मुख्य रूप से क्या है सिंचाई सुविधा कराती। सूतगढ़ शाखा नंबर 2 सूतगढ़ शाखा आ जाती है। नंबर 3 यदि हम देखते हैं तो अनूपगढ़ शाखा आ जाती है। नंबर 4 यदि हम बात करते हैं तो पूंगल शाखा प्रमुख रूप से आ जाती है। और नंबर 5 देते हैं तो दंतोर शाखा प्रमुख रूप से आ जाती है। इसके अलावा बरसनपुर शाखा आ जाती है, और इसके साथ 7 नंबर पर आ जाती है चारणवाड़ा शाखा प्रमुख रूप से आ जाती है। 8 नंबर पर शहीद बिरबल राम शाखा आ जाती है, और नंबर 8 सागरमल गोपाल शाखा आ जाती है। देखिए इन जो मुख्य रूप से 9 लिफ्ट नहर और 9 जो शाखाएं हैं, जिनमें से ये 7 शाखाएं पूर्ण हो चुकी है, इनसे राजस्थान में 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा यदि हम पश्चिमी राजस्थान में देखें तो पेयजल की एक विकट समस्या थी। इस समस्या को निजात दिलाने में इस यानी नहर का यानी एक महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर आता है। तो अब हम देखें कि इंदिरा गांधी जो नहर का निर्माण का कार्य यानी राजस्थान नहर के रूप में हुआ 31 अक्टूबर के बाद, यानी जो हमारी
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी नहर। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं कि इसके क्या लाभ हुए, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभों की यदि हम बात करते हैं तो इससे क्या लाभ हुआ भाई। तो एक तो सीधा सा बात है कि सिंचाई क्षेत्र में विस्तार हुआ। पश्चिमी राजस्थान ये मरुस्थलीकरण की एक विकट समस्या थी और सारा का सारा कृषि पर निर्भर था, तो उसके अंदर यानी कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। और राज्य के अंदर यदि हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ आ जाता है, गंगानगर की यदि हम बात करते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, और ये तो प्रमुख रूप से इनमें सिंचाई होती है। बाड़मेर जो जैसलमेर जिले में आंशिक रूप से क्या है सिंचाई होती है। तो 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा कराने में इस नहर का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा देखें तो चूंकि पहले वर्षा पर निर्भर था तो एक ही कृषि यानी वर्षा पर निर्भर होती थी, वर्षा यदि समय पर हो जाती तो कृषि फसलें ठीक ठाक हो जाती। लेकिन इंदिरा गांधी नहर ने यानी कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो एक एक साल में 2-2, 3-3 फसलें उसमें मुख्य रूप से होने लगी। तो राजस्थान के किसान की यानी आर्थिक दशा के अंदर सुधार हुआ। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान का धान का कटोरा गंगानगर, सबसे ज्यादा राजस्थान सरसों उत्पादन करता है, तो इस इंदिरा गांधी नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा बात करते हैं गेहूं में भी, यानी ये जो इंदिरा गांधी नहर का जो बेल्ट है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा यानी गेहूं का उत्पादन करने में इस नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो इस नहर ने पश्चिमी राजस्थान के लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर यानी वर्षा की एक विकट समस्या थी, इस विकट समस्या को निजात दिलाने में इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम देखें पश्चिमी राजस्थान के अंदर यानी अपने कोयला भी मिलता है, जिप्सम भी मिलता है, चूना पत्थर है और यानी खनिज तेल भी है। तो इस नहर के द्वारा यानी खनिज संसाधनों के लिए जल की आवश्यकता भी चाहिए, तो यानी खनिज संसाधन के दोहन और वहां के उद्योगों के विकास में, वहां के यानी मुख्य रूप से परिवहन व्यवस्था के विकास में इस इंदिरा गांधी नहर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान अपने थार का मरुस्थल है, थार में मरुस्थलीकरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो इंदिरा गांधी नहर ने यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र की दशा और दिशा बदल दी है। तो यहाँ वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम चलाया गया। इसके अलावा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हरित पट्टिका का विकास कार्यक्रम भी इसी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो यानी जल का उपयोग कर उसके आसपास के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, हरित पट्टिका का विकास, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में इस नहर का मुख्य योगदान है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में अपने पशुचारण का कार्य सर्वाधिक होता है, तो पशुचारण के अंदर यानी चारागाहों के विकास करने में भी इस इंदिरा गांधी नहर का यानी महत्वपूर्ण योगदान है। तो अपने पश्चिमी राजस्थान में एक कहावत है, तीजियो पूरियो आठवां अकाल, तीसरे साल अर्ध अकाल की स्थिति रहती है और हर 8वें साल भयंकर अकाल। तो यानी इंदिरा गांधी नहर ने यानी अकाल के पूरक के रूप में यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाकर यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के लोगों की यानी आर्थिक दशा में सुधार करने में इस नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा इनकी जो मुख्य रूप से लिफ्ट नहरें हैं या इसके अंदर बात करते हैं शाखाओं के अंदर यानी मत्स्य पालन का कार्य भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर किया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे लंबी विस्तृत नहर परियोजना है। यानी हम बात करते हैं यानी लगभग 649 किलोमीटर लंबाई, 8000 से अधिक यानी लिफ्ट नहरों और वितरित नहरों की लंबाई यदि हम देखें विश्व में इतनी लंबी, चौड़ी और विस्तृत नहर नहीं है जो कृत्रिम तरीके से बनाई गई है। तो इस प्रकार इस नहर के द्वारा यानी विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। इसके यानी इसको देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, तो पर्यटक उद्योग को प्रोत्साहन करने में भी इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा इनकी वितरिकाओं के ऊपर यानी विद्युत का उत्पादन भी प्रमुख रूप से क्या है
किया जाता है। यहाँ के जो जो चूना पत्थर है, जिप्सम है या जो अन्य खनिज संसाधन है उसके लिए यानी उनको दोहन करने में क्योंकि जल की आवश्यकता थी और जल की पूर्ति में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ओवरऑल कहें कि पश्चिमी राजस्थान की यानी प्रमुख रूप से आर्थिक दशा सुधार करने में इस इंदिरा गांधी नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण इसको राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा और रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा के नाम उपनाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हमने डिस्कस किया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो हरिके बैराज से वर्तमान में गडरा रोड तक यानी इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में हुआ और इसका उद्घाटन 31 मार्च 1948 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा यानी किया गया और ये 649 किलोमीटर की लंबाई के अंदर है। इसके अलावा 9 इसके अंदर लिफ्ट नहरें जिसमें 7 पूर्ण हो चुकी है, 8वीं अभी काम चल रहा है, 9वीं प्रस्तावित है। वहीं हम बात करते हैं शाखाएं तो 9 इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है शाखाएं आती है। तो इसके बारे में कंपटीशन में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यानी इसके वीडियो के समाप्त होने पर मैं यहाँ आपको यानी 50 प्रश्नों की यानी एक प्रश्नोत्तरी भी इसके अंदर लगाऊंगा तो उसको आप अवलोकन करें कि इसमें यानी संबंधित कौन कौन से प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। तो उन प्रश्नों को यानी हम डिस्कस इसके अंदर बाद में करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।